नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। मैंने आपको कहा था कल थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन आज का वीडियो और छोटा होगा। और इस छोटे वीडियो में मैं पाकिस्तान के डर को बताने की कोशिश करूंगा। कितना डरा हुआ है पाकिस्तान। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हम पर हमला मत करो। अब तो पहले तो हेकड़ी आती थी ना, हेकड़ी अभी भी कुछ नेताओं की चालू है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की आर्मी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि चूंकि आपने भारत को छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे तो नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि बम से नहीं, डर से ही मर जाएगा पाकिस्तान। बम से नहीं और डर से क्यों मर जाएगा, मैं इसी डर की वानगी आपको दिखाता हूं। एक एक करके हर उस शख्स की बात करता हूं जो आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये डर किस किस का है? यह डर पाकिस्तान के हुक्मरानों का है, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जो है जनरल असीम मुनीर का है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी उनको किसी को बनाना था, तो उन्होंने बनाया किसको? दुनिया में आतंक को पोषित करने वाली संस्था आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के चीफ को। तो ये तो आपकी सोच है सुरक्षा मामलों को लेकर। दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया संस्था के प्रमुख को आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। अब एक एक करके सबसे बात कर लेते हैं, और मैं चाहता हूं कि इसमें इनकी फोटो भी लगाए जाएं और फोटो में लिखा हो कि ये कहाँ है। सबसे पहला नाम है मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई, पाकिस्तान के सूबे के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब सेना की कृपा से प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन शहबाज शरीफ अभी कहाँ है किसी को पता नहीं। पहली खबर ये आई कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से तो मिले हैं। आखिरी तस्वीर उनकी तब सामने आई थी जब वो नवाज शरीफ से मिले थे, और नवाज शरीफ ने उन्हें समझाया, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था और वो खुद प्रधानमंत्री थे, तब उनकी कितनी फजीहत हुई थी दुनिया के सामने, अपने देश के सामने। बाद में उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी और जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है पहले सेना के प्रमुख के तौर पर पाकिस्तान की कमान दी गई, फिर उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो नवाज शरीफ ने समझाया है, लेकिन उनके समझाने के बावजूद भी शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है पिछले कई दिनों से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल सेना की और जो उप प्रधानमंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनसे बकायदा सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ कहाँ हैं। तो उस सवाल पर उनका जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन पत्रकार का माइक बंद कर दिया गया, सवाल को टाला गया। सर्विसेज की तरफ से वहां पर बैठा होता है, वो चिट लिखकर अपने नेताओं को देता है कि इस सवाल का जवाब नहीं देना है। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं? हमारे प्रधानमंत्री वेब समिट के अंदर मुंबई के अंदर थे। हमारे प्रधानमंत्री बिहार में जाकर अंग्रेजी में पूरी दुनिया को जताकर बताकर और जताकर ये आ गए हैं कि जिसने हमें छेड़ा है उसे हम छेड़ छोड़ेंगे नहीं। और आपने कल्पना नहीं की होगी वैसा जवाब दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ न तो प्रधानमंत्री, न ही रक्षा मंत्री, न ही गृह मंत्री भी आज किसी फंक्शन के अंदर थे, वहां पर वो भाषण दे रहे थे। और हमारे तीनों सेना के प्रमुख लगातार न केवल अपने दफ्तर जा रहे हैं बल्कि अपने हर काम को कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी के चीफ भी हैं, उन्होंने खुद ने पहलगाम का दौरा किया। अब दूसरा शख्स बताता हूं, ये शख्स वो है, इसका नाम अब पढ़ना चाहिए मौलाना आसिम मुनीर। मौलाना आसिम मुनीर इसका नाम क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसी शख्स ने, जो खुद मदरसों के अंदर पढ़ा है, फॉर्मल एजुकेशन इसकी थोड़ी बहुत आर्मी स्कूल के अंदर हुई है, इसने फिर से टू नेशन थ्योरी को प्रमोट किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान की सेना को असीम मुनीर ने, मौलाना असीम मुनीर ने पूरी तरह से कम्युनल बना दिया है। लेकिन अब असीम मुनीर को लगता है कि ये भाषण देकर उन्होंने मुसीबत मोल ली है, क्योंकि धर्म पूछ पूछ कर जो है मारा गया है। कहां पर मारा गया है? धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, पहलगाम के अंदर। तो ऐसे में असीम मुनीर को लगता है कि इस बार उनका सर निशाने पर होगा, इसीलिए असीम मुनीर छिपते फिर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि वो पिछले कई दिनों से रावलपिंडी के अंदर एक बंकर के अंदर छुपे हुए हैं, रावलपिंडी जहां पर आर्मी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा असीम मुनीर का एक आज वीडियो जारी किया गया ये दिखाने के लिए कि वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं, लेकिन उस वीडियो की सच्चाई ये निकल कर सामने आई कि ये तो वीडियो कई महीनों पुराना है, कई महीनों पुराना ये वीडियो है, जिसको वहां की आर्मी ने फिर से रख के भेज दिया। ये तो वहां के हुक्मरानों की हालत है, ये वहां के जनरलों की हालत है। और आपको डर का एक और आलम बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर सभी शहरों के अंदर सायरन लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान में कई शहरों के अंदर लगातार और लंबे ब्लैकआउट किए जा रहे हैं ताकि शहरों को एयरफोर्स निशाना ना बना सके। हालांकि भारत ने आज तक कभी भी पाकिस्तान के आम लोगों को अपने इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन में कभी भी सीधा निशाना नहीं बनाया है, जब तक पाकिस्तान ने हम पर युद्ध नहीं थोपा है। तो असीम मुनीर के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया, दोनों सबसे महत्वपूर्ण लोग, दोनों गायब हैं। दरअसल कांग्रेस को प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि इन दोनों की फोटो लगानी थी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता यही पूछ रही है कि आसिम मुनीर साहब, मियां शहबाज शरीफ, आप दोनों गायब कहां पर हैं। और डर का क्या आलम है, डर का एक आलम यह भी है। डर का क्या आलम है, डर का आलम यह है कि 2:30 बजे रात को उनके सूचना मंत्री उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और 2:30 बजे रात को सूचना मंत्री उठकर क्या बात करते हैं, और इसके अलावा उनके रेल मंत्री किस तरह की गीदड़ भपकी देते हैं, दोनों बात एक बार फिर सुन लीजिए। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. India's self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। आज मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा भी देने वाला हूं। आंकड़े बोझिल नहीं होते हमेशा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं कि पाकिस्तान सेना और भारत की सेना के बीच किसी तरह का कोई कंपैरिजन है या नहीं। बिल्कुल नहीं है। 80-20 की लड़ाई है। भारत में कहा जाता है ना 80-20 की राजनीतिक लड़ाई है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात होती है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए, अगर भारत की ताकत की बात की जाए, अगर भारत की शक्ति की बात की जाए, तो 80-20 की लड़ाई है पाकिस्तान और भारत के बीच। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य शक्ति में भारत को दुनिया में चौथा स्थान है, चौथा स्थान है भारत का। इसको आप ध्यान रखिए। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया में 12वां स्थान मिला हुआ है। आर्मी की बात माने तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। आर्मी मतलब जो पैदल मार्च करती है, टैंकों के साथ मार्च करती है, पैदल हमला करती है, टैंकों के साथ हमला करती है, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हमला करती है, मिसाइल के साथ हमला करती है, उसको हम पैदल सेना या थल सेना कहते हैं। भारतीय सेना सैन्य क्षमता पर नजर अगर हम डालें तो सक्रिय सैनिकों की संख्या हमारे यहाँ 14.55 लाख है, यानी 14.5 लाख से ज्यादा। पाकिस्तान के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या हमारे से आधे से कम, यानी मात्र 6,54,000 है। यानी
ऐसी क्षमता है कि हमारा 2 सवा 2 सैनिक उनके एक सैनिक के ऊपर भारी पड़ेगा। हमारे 2 सवा 2 सैनिक हैं तो उनका एक सैनिक है, यानी एक के मुकाबले हमारे पास 2 सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व एक्टिव सैनिक हैं। ये रिजर्व सैनिक क्या होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इनको बैरकों से निकाल के एक्टिव एक्टिव मिलिट्री में लगाया जाता है। भारत के पास पैरामिलिट्री जवानों की संख्या 25,27,000 है। अब पैरामिलिट्री क्या, ये हर तरह की जंग लड़ सकते हैं। जैसे अगर बीएसएफ की बात करी जाए तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो वाघा अटारी सीमा की देखभाल करती है, वो कई जगह लाइन ऑफ कंट्रोल और बाकी जगहों पर तैनात है। तो हमारे अगर दोनों संख्या को जोड़ दिया जाए तो लगभग 15 लाख एक है और 25 लाख एक है। और जबकि रिजर्व पुलिस की संख्या कितनी है, 50,000 रिजर्व एक्टिव सैनिक है। अब बात करते हैं टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में। जंग के हालात में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का रोल बेहद अहम होता है। भारत के पास कुल 4,614 टैंक हैं, जो कि विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है। भारतीय सेना के पास अर्जुन, भीम, होवित्जर तोपे और पिनाका रॉकेट सिस्टम हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी के रोड पर हाल ही में हमको मिला है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कोई मिसाइल अगर भारत पर आक्रमण करे तो उसको हम रोक दें। तो ये S-400 सिस्टम जो हमको रशिया से मिला है वो भी हमारे पास है। भारत के पास 1,51,248 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। कितनी गुना ज्यादा है, 3 गुना। बख्तरबंद वाहन पैदल सेना को युद्ध के मैदान में जल्दी से तैनात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल मारक क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि युद्ध के दौरान बेहतर युद्धाभ्यास सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन में भी गति बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना कितनी पावरफुल है। भारतीय वायुसेना के पास 2,02,029 एयरक्राफ्ट है। इनमें से 600 फाइटर जेट हैं और 899 हेलीकॉप्टर शामिल है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 1,399 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें 328 फाइटर जेट हैं, 57 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। इंडियन एयरफोर्स के पास 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, जिनमें राफेल, सुखोई, नेत्र सर्वेलेंस प्लेन जैसे दुश्मन भेदी एयरक्राफ्ट है। राफेल, इस राफेल को एलओसी क्रॉस करने की जरूरत नहीं होगी। हम सीधे चाहे तो इसको अपनी सीमा पर खड़े रखकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर कई सैकड़ों किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम पर गौर करें तो ब्रह्मोस, अस्त्र, निर्मय, रुद्रम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल शामिल है। पाकिस्तान के साथ मौजूद हथियारों में 400 किलोमीटर रेंज वाला फतह 2 रॉकेट सिस्टम है। हालांकि पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट है उसमें J-10C लड़ाकू विमान और JF-17 फाइटर जेट भी हैं। F-17 जिन्हें कहा जाता है अमेरिका के, वो भी हैं, लेकिन अमेरिका की इसमें शर्त यह है कि आप युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम नौसेना की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के मुकाबले बेहद शक्तिशाली है भारतीय नौसेना। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ भारतीय नौसेना भी काफी शक्तिशाली है। नेवी के पास 150 युद्धपोत, 18 पनडुब्बियां, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास महज 8 पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी तो पाकिस्तान इसी बात की भीख मांग रहा है बार बार अमेरिका से कि भैया भारत को कहिए कि वो युद्ध ना करे, वरना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोनों देश कर सकते हैं। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। इसीलिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 प्लस 8 लगभग 180 के खिलाफ परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास भी यह संख्या लगभग 170 के आसपास है। मिसाइलों की बात, भारत की पावरफुल मिसाइलों में पृथ्वी अग्नि प्रमुख है। पृथ्वी मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5,000 से 7,500 किलोमीटर है। अग्नि 3 की 3,000 किलोमीटर है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर है और अग्नि 1 की 700 किलोमीटर है। इनमें से अगर एक भी मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर मारी जाती है तो पाकिस्तान के आसपास के कई किलोमीटर के इलाके का मामला साफ हो जाता है। वहीं पाकिस्तान की मिसाइल पावर देखें तो कम दूरी की कई मिसाइलें हैं। पाकिस्तान के पास नस्र, हद, गजनवी और अब्दाली है। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है। मिडिल रेंज में गौरी और शाहीन है। इनकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर से 2,700 किलोमीटर तक है।
इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि दोनों की सेनाएं आज कहां खड़ी हुई हैं। भारत का 2025-26 के लिए रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ का था, जबकि इस वक्त पाकिस्तान का जो रक्षा बजट था वो मात्र 2,28,100 करोड़ रुपए। इसीलिए भारत अगर 80 है तो पाकिस्तान मात्र 20 है, 100 नंबर की अगर बात करी जाए। और मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो निर्णायक युद्ध अगर भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो भारत इस बार कोई हल्का पतला काम कर देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। भारत इस बार आर और पार की लड़ाई के हिसाब से उतरेगा। भारत को ये लगना चाहिए, भारत को ये समझ आना चाहिए कि वो पाकिस्तान के आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा कर रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से देश की जनता को भी कोई ना कोई असहजता इस बात से जरूर होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ऐसे इलाकों में अपना बार, ऐसे मामलों में अपना बार यानी अपनी जो लाइन है उसको लंबा किया है। इस बार भी यही उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का निर्णायक हमला होगा उसमें भारत अपनी लाइन और लंबी करेगा और पाकिस्तान से आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कम से कम एक बार के लिए समूल नाश करेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। मुझे आप ये बताइएगा कि आपको मेरी बातें कितनी समझ आती हैं, किन बातों में सुधार करने की जरूरत है और किन बातों पर मुझे और ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। आप विषय भी लिखकर भेज सकते हैं कि आप किन विषयों पर मुझे सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।